राम भक्तों के लिए गुड न्यूज निकल कर आई है। जून तक राम मंदिर के विस्तार का काम पूरा हो जाएगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक अगर हम देखें तो निर्माण कार्य जो है 96% पूरा हो चुका है। अगले 2 से 3 महीने में बाकी का काम भी पूरा हो जाएगा। रामनवमी के दिन संत तुलसीदास जी की मूर्ति का अनावरण होगा। 30 अप्रैल तक बाकी की प्रतिमाएं भी स्थापित हो जाएंगी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो मंदिर ट्रस्ट ने राम मंदिर का लेखा जोखा भी प्रस्तुत कर दिया है। मंदिर प्रशासन के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अयोध्या में पर्यटकों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। बीते 5 साल में मंदिर प्रशासन ने कुल 2150 करोड़ रुपए खर्च किए और सरकार को भी 396 करोड़ का टैक्स भी चुकाया। तो लगभग पूरा हुआ कार्य। बस कुछ दिन और फिर अयोध्या में पूरी तरह से आकार ले लेगा भव्य राम मंदिर। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर 96% बनकर तैयार हो चुका है और माना जा रहा है कि जून तक मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। हालांकि गर्भगृह में पहले ही भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, लेकिन मंदिर के बाकी हिस्सों में अभी भी निर्माण का काम चल रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की माने तो मंदिर की प्राचीर अक्टूबर तक पूरी हो जाएगी। वहीं शबरी और निषाद के अलावा सप्तऋषियों के मंदिर भी मई तक पूरे हो जाएंगे। कि हमारा मंदिर जून तक तैयार हो जाएगा। परकोटा अक्टूबर तक बनने की संभावना है। शबरी, निषाद और ऋषियों के जो 7 मंदिर हैं वो शायद हम मई में पूरे कर लेंगे। शेषावतार मंदिर अगस्त में पूरा होने की उम्मीद है। अगर परसेंटेज निकाली जाए तो मंदिर 96% पूरा हो गया। ट्रस्ट के मुताबिक मंदिर निर्माण में अब तक 2150 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। खास बात यह है कि ट्रस्ट को ये सहयोग समाज से मिला है। सरकार से कोई आर्थिक मदद नहीं ली गई। रविवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक हुई, जिसमें मंदिर के आय व्यय का लेखा जोखा पेश किया गया। इसी बैठक में इस फैसले का भी ऐलान हुआ कि अब मंदिर में कोई मुख्य पुजारी नहीं होगा। आचार्य सत्येंद्र दास के निधन के बाद मुख्य पुजारी की जगह खाली हुई थी, लेकिन अब उनके सम्मान में ये पद समाप्त करने का फैसला लिया गया है। गवर्नमेंट्स को रॉयल्टी के रूप में 14 करोड़ 90 लाख अनुमानित 15 करोड़ रुपए दिया गया है। टोटल 396 करोड़ रुपया हमने सरकार की भिन्न भिन्न एजेंसियों को पिछले 5 वर्षों में दिया है और 5 वर्षों में हमने टोटल भुगतान 2150 करोड़ रुपए का किया है। तो 2150 करोड़ रुपए का विचार करें और 396 करोड़ का विचार करें तो सरकार को 18% गया है। इस बीच रामनवमी को लेकर भी मंदिर में खास तैयारी है। इस मौके पर मंदिर में भव्य आयोजन और धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे। रामनवमी पर भगवान राम के सूर्य तिलक का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। रामनवमी के दिन दोपहर 12:04 पर भगवान राम का सूर्य तिलक होगा। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए 50 से अधिक स्क्रीन की व्यवस्था होगी। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस का नवाहन पारायण पाठ होगा। अंगद टीला पर 30 मार्च से 6 अप्रैल तक अतुल कृष्ण की कथा होगी। दुर्गा पूजन और यज्ञ के साथ 1 लाख मंत्रों की आहुति दी जाएगी। वहीं रामनवमी के दिन भगवान राम के गहनों, मुकुट, पूजा और भोग की जानकारी ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर साझा की जाएगी। इसके अलावा रामनवमी के दिन संत तुलसीदास की प्रतिमा का अनावरण भी किया जाएगा। मतलब इस बार अयोध्या में रामनवमी खास होने वाली है। मयंक शुक्ला, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे।
अब देखिए, देश भर में भले ही होली का त्योहार खत्म हो गया है, लेकिन अगर अब भी आपको होली के रंग देखने हैं, उसमें सराबोर होना है, तो 19 मार्च को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर आइए, क्योंकि यहां रंग पंचमी मनाने की खास तैयारी चल रही है। यह त्योहार होली के 5वें दिन मनाया जाता है, जिसमें गेर यानी हुरियारों का जुलूस निकलता है। करीब 300 सालों से चली आ रही इस परंपरा को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहां पर आते हैं। देश भर में होली का उत्सव भले ही थम गया हो, लेकिन मध्य प्रदेश के मालवांचल में अभी होली के रंग बाकी हैं। इंदौर में रंग पंचमी की तैयारी है, जहां इस खास मौके पर धूमधाम से निकलती है गेर। गेर यानी हुरियारों का जुलूस, जो पूरे शहर में रंग गुलाल उड़ाते चलते हैं, लोगों को मस्ती के रंग में रंगते चलते हैं। जमीन से आसमान तक बस रंग ही रंग नजर आता है। कौन अपना कौन पराया, सब भेद खत्म हो जाते हैं। इसलिए इस त्योहार को गेर उत्सव भी कहा जाता है, जहां कोई गैर नहीं रह जाता। यूं तो समूचे मालवा निमाड़ अंचल में होली के 5वें दिन रंग पंचमी का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। इस मौके पर सदियों पुरानी परंपरा के तौर पर गेर निकाली जाती है, लेकिन इंदौर में निकलने वाले गेर की बात ही अनोखी है। बड़ा शहर है, लिहाजा आयोजन भी बड़ा होता है और तैयारी भी बड़े पैमाने पर की जाती है। जगह जगह पर 8 सेक्टर में जो हमारे बटे हुए हैं पूरा गेर का मार्ग, वहां पर हम ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे ताकि आम जन को किसी तरह की परेशानी ना हो। विशेष रूप से फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की व्यवस्था हर सेक्टर में होगी। उसका एग्जिट रूट भी हमने निर्धारित कर लिया है। इसके साथ ही साथ हर सेक्टर में एलिवेटेड पुलिस प्लेट के लिए एक मंच बनाया जाएगा, जिससे पुलिस ऊपर से रहकर लोगों को चिन्हित भी करेगी। सिविल ड्रेस में जो हमारे पुलिस के लोग भीड़ में रहेंगे गेर में, उनको संपर्क करके उन उपद्रवियों और हुड़दंगियों को निश्चित तौर पे चेक करेगी, रोकेगी, टोकेगी, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना गेर में नहीं होनी चाहिए। मालवांचल में होली के बाद रंग पंचमी मनाने की परंपरा सदियों पुरानी है। कहा जाता है कि इंदौर में रंग पंचमी पर गेर निकालने की परंपरा की शुरुआत करीब 300 साल पहले होलकर राजवंश ने की थी। इस दिन होलकर वंश के लोग आम जनता के साथ होली खेलने के लिए निकलते थे और पूरे शहर में भ्रमण करते थे। मकसद भेदभाव मिटाकर भाईचारा बढ़ाना था। रजवाड़ा भले ही खत्म हो गया, लेकिन ये परंपरा आज तक चल रही है। इंदौर के गेर उत्सव को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ऐसे में प्रशासन की कोशिश है कि इस उत्सव को हर साल की तरह इस साल भी भव्य तरीके से मनाया जाए। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, इंदौर, गुड न्यूज टुडे। देखिए, पंजाब की सीमा से सटे बिलासपुर के नैना देवी मंदिर में होला मोहल्ला की धूम देखने को मिली। होला मोहल्ला मेले के आयोजन में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ नैना देवी मंदिर में यह मेला 21 मार्च तक चलेगा। बाइक्स का ये हुजूम, बाइकर्स का इतना बड़ा जमावड़ा, ये नजारा किसी बाइक रैली का नहीं है, बल्कि ये आस्था का अनोखा सैलाब है। दरअसल सिखों के पवित्र त्योहार होला मोहल्ला की शुरुआत हो चुकी है। अब इस होला मोहल्ला त्योहार की परंपरा में हिमाचल प्रदेश भी शामिल है। लिहाजा नैना देवी मंदिर में भी 5 दिनों तक होला मोहल्ला मेला का आयोजन किया गया है। इसी कड़ी में पंजाब के श्री आनंदपुर साहिब से मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शक्तिपीठ श्री नैना देवी में होला मोहल्ला मेला के दौरान बाइकर्स का यह अनोखा मेला लगा है। इस अनोखे मेले के चलते हर जगह बाइक ही बाइक नजर आ रही है। लाखों की संख्या में लोग बाइक्स पर सवार होकर श्री नैना देवी जी के मंदिर पहुंचते हैं। बरसों पुरानी परंपरा को कायम रखने के लिए और उसमें रंग भरने के लिए दूर दूर से सिख श्रद्धालु यहाँ इस त्योहार का जश्न मनाने पहुंचे हैं। हर साल इतने मत्था टेकन आने, असं आनंदपुर होले महल्ले ते आने ते उतों नैना देवी भी आने, असं मत्था टेकन असं हर साल ही आने। इतने बहुत जने आने, मूर्ति सानू बहुत चंगा लगता है इतने घूमने। शौर्य और उल्लास का रंग समेटे ये त्योहार सिख श्रद्धालुओं के लिए काफी अहम माना जाता है।
इस त्योहार की शुरुआत 1680 में सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। पर्व का मकसद था सिखों में विजय और वीरता के जज्बे को मजबूत करना। इस उत्सव में शरीक होने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। मैं अभी तो वैसे चंडीगढ़ से आई हूँ माता के दर्शनों के लिए। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। बहुत भीड़ है बट दर्शन बहुत अच्छे से हुए, तो बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। थैंक यू सो मच। जय माता नैना की। इस बाइकर्स मेले में जयकारों में आस्था की मजबूत डोर के साथ नौजवानों के शौर्य की गूंज भी सुनाई देती है। बाइक्स के इस मेले के बीच पुलिस की ट्रैफिक व्यवस्था भी पूरी तरह दुरुस्त है, जिससे श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा। मुकेश कुमार, बिलासपुर, गुड न्यूज टुडे। चलिए देहरादून लिए चलते हैं। देहरादून के ऐतिहासिक मेला झंडे मेले की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। ऐतिहासिक झंडा मेला प्रेम, सद्भाव और आस्था का प्रतीक माना जाता है। हर साल होली के 5वें दिन इस मेले की शुरुआत होती है। इस साल झंडा मेला 19 मार्च से शुरू होने जा रहा है और मेले की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मेले के दौरान शहर में भव्य शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, जगह जगह लंगर लगते हैं। इस मेले की शुरुआत श्री झंडे जी के आरोहण से होती है, जिसमें एक विशाल ध्वज दंड को पारंपरिक विधि विधान के साथ दरबार साहिब में स्थापित किया जाता है। इस दौरान बड़ी तादाद में लोग इस उत्सव में शामिल होने के लिए आते हैं। देखिए, प्रयागराज महाकुंभ से सुर्खियों में आई हर्षा रेचारिया रविवार को संभल में पहुंची। वहां पर उन्होंने लोगों से बाकायदा मुलाकात की और वहां के मंदिर में पूजा अर्चना भी की। इससे पहले वो वहां के विश्व हिंदू परिषद के दफ्तर में भी पहुंची। इस दौरान उन्होंने महाकुंभ से जुड़े अपने अनुभव साझा किए और सनातन धर्म को लेकर अपनी बात भी रखी। हर्षा रेचारिया महाकुंभ से सुर्खियों में आई थी और साधु संतों के साथ उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। ये देखिए। आने वाली वो जो भी पीढ़ी होगी, जिनके बीच वो कल की अवतार होगा, वो पीढ़ी अपने आप में बहुत भाग्यशाली होगी। लेकिन हम भी उतने ही भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे नगर को देखने और जानने को मिला है आज, जिसके अंदर 68 तीर्थ हैं और 19 कूप हैं, पावन कूप हैं। तो ऐसे शहर को, ऐसे नगर को जानना और वहां तक पहुंचना, मुझे लगता है ये बहुत ये नगरी ही मोक्ष की है कि आप यहाँ आ गए तो मोक्ष तो तय है। देखिए, तमिलनाडु के पुडुकोटाई जिले में जल्लीकट्टू प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। ये मंगलापुरम के मंदिर के धार्मिक आयोजन का अहम हिस्सा माना जाता है। आपको बता दें कि जल्लीकट्टू तमिलनाडु का एक पारंपरिक खेल है, जिसमें बैल और इंसानों के बीच में अनोखा द्वंद्व देखने को मिलता है। यूं तो ये खेल पोंगल के दौरान खेला जाता है, लेकिन तमिलनाडु की संस्कृति और गौरव का प्रतीक जल्लीकट्टू यहाँ के धार्मिक आयोजन का भी अहम हिस्सा माना जाता है। और आइए आपको लेकर चलते हैं पहाड़ों पर, जहां इन दिनों में मौसम ने ऐसी करवट ली है कि मार्च के महीने में जनवरी जैसी बर्फबारी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदल गया। ये हिमाचल की कांगड़ा वैली है, जहां धौलाधर की पहाड़ी पर जमकर हुई बर्फबारी और निचले इलाकों में हुई बारिश ने मार्च में ही दिसंबर और जनवरी का एहसास करा दिया है। कांगड़ा में पारा गिर गया है और वैली शीतलहर जैसी स्थिति का सामना कर रही है। लोग आग ताप कर गर्मी ले रहे हैं। यहाँ ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग ठंड से ठिठुरते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें लाहौल में मनाली लेह हाईवे की है, जहां कई फीट तक बर्फ जमा हो चुकी है। सामरिक और सामाजिक दोनों के लिए ये हाईवे काफी ज्यादा अहमियत रखता है। यही वजह है कि BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम JCB और स्नो कटर के जरिए इस रास्ते से बर्फ को हटाने के अभियान में जुटी हुई है। लाहौल का ये पूरा का पूरा रास्ता बर्फ से पटा पड़ा है। जिस्पा और दारचा के आसपास की सड़कों को आने जाने लायक बनाना BRO के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। वैसे भी हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पिछले 2 दिन से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। लाहौल स्पीति में बर्फबारी की वजह से पारा काफी ज्यादा लुढ़क गया है। कई इलाकों में बिजली भी गुल है। अटल टनल होकर मनाली, केलांग,
के बीच वाहनों का आना जाना हो रहा है, लेकिन चंबा जिले में भारी लैंडस्लाइड से मार्ग पर वाहनों की रफ्तार थम गई है। शिमला के मौसम विभाग के मुताबिक 30 मार्च तक लाहौल स्पीति, किन्नौर और कुल्लू के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार है। मौसम विभाग ने कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी और शिमला में भारी बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट भी जारी किया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में भी मार्च का मौसम सुहावना हो रहा है। मैदान जहां गर्मी का सामना कर रहे हैं और बदले मौसम के बाद यहां भी ठंडी बयार रुख कर रही है। कांगड़ा से अशोक रैना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड के पहाड़ भी बदलते मौसम से अछूते बिल्कुल नहीं है। यहाँ बद्रीनाथ धाम से लेकर गंगोत्री तक बर्फबारी लगातार जारी है। यूं तो यहाँ इन प्रमुख धामों के कपाट अभी खुले नहीं है, लेकिन अचानक बदले मौसम ने रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालना अभी से शुरू कर दिया है। सैलानियों के लिए मशहूर औली में भी जमकर बर्फबारी लगातार हो रही है। मौसम का पासा उत्तराखंड में भी पलटा है। राज्य में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने ठंड बढ़ा दी है और स्थानीय कारोबारियों के चेहरों पर खुशी छलक रही है। एक दिव्य अलौकिक धाम बद्रीनाथ धाम, जो पहले ही अपनी आध्यात्मिक और बाहरी सौंदर्य से भक्तों और सैलानियों को अपनी ओर खींचता है, अब कुदरत ने इसका श्वेत श्रृंगार कर दिया है। बद्रीनाथ धाम के परिसर में और आसपास के इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। लगातार हो रही इस बर्फबारी के चलते इस पूरे इलाके में बर्फ की 1 फीट से ज्यादा मोटी परत जम चुकी है। वैसे बद्रीनाथ धाम के कपाट मौसम की वजह से इन दिनों बंद रहते हैं, लिहाजा श्रद्धालु तो यहाँ नहीं हैं, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर आईटीबीपी के जवान और मंदिर समिति के कुछ लोग रहते हैं और बदले मौसम में कड़ाके की सर्दी का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। आदिकेश्वर मंदिर के आसपास भी जहां तक नजर जाती है बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। औली में भी लगातार बर्फबारी हो रही है। निचले इलाके में लगातार बारिश हो रही है और ऊपरी इलाके में बर्फबारी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इससे मौसम अचानक और भी ठंडा हो गया है। वहीं हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, नीति घाटी और माणा घाटी में भी बर्फबारी हो रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही बर्फबारी का ही ये नतीजा है कि निचले इलाकों का तापमान तेजी से गिरने लगा है। होली बीत चुकी है, लेकिन पहाड़ों में सर्दी का सितम इस बार जाने का नाम नहीं ले रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे जो हैं वो पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी के इसी तरह जारी रह सकते हैं, जिसके चलते एक बार फिर से पहाड़ों में जबरदस्त ठंड का असर देखने को मिल रहा है। वहीं निचली जगहों पर जो बारिश हो रही है उससे आम जनजीवन प्रभावित भी हो रहा है। हालांकि पर्यटन स्थल औली और तमाम ऊंचाई वाली जगहों पर जो बर्फबारी हो रही है वो कहीं न कहीं पर्यटन व्यवसायी और पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन निचली जगहों पर जो ठंड बढ़ रही है, बारिश हो रही है, वो कहीं न कहीं चिंता का विषय बन रही है। मौसम का यही हाल उत्तरकाशी में भी देखने को मिल रहा है। इस मंदिर को तो जैसे बर्फ ने पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया है। मंदिर के शिखर से लेकर आंगन तक हर जगह बर्फ ही बर्फ देखने को मिल रही है। स्कूल हो या सरकारी दफ्तर, घर हो या सड़कें, पेड़ हो या फिर पहाड़, सब कुछ बर्फ की सफेद चादर के नीचे छिप गए हैं। आमतौर पर मार्च के महीने में तापमान में बढ़ोतरी के साथ साथ सर्दी विदाई लेती दिखती है, लेकिन इस साल मौसम में कुछ अलग ही मिजाज दिखाया है। गंगोत्री, हर्षिल, बगोरी, मुखवा, धराली और चीड़वासा जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे इन इलाकों में ठंड फिर से लौट आई है। हालांकि रोजमर्रा के कामों में दिक्कतें भले ही बढ़ गई हों, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि राज्य में लगातार हो रही बर्फबारी ने यहाँ के पहाड़ों की खूबसूरती को बेशक बढ़ा दिया है। इसलिए यहाँ आना भी लोगों को लुभा रहा है। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा और चमोली से कमल नयन सिरोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
गुड न्यूज टुडे। देखिए, गुड न्यूज निकल कर आई है अंतरिक्ष से। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री यानी सुनीता विलियम्स जल्द ही धरती पर वापस लौटने वाली हैं। नासा ने एक ट्वीट करके इसकी जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि देखिए, भारतीय समय के मुताबिक सुनीता 19 मार्च को सुबह 3:30 बजे धरती पर वापस लौटेंगी। यानी सुनीता की अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर वापसी तो अब तय हो गई है, लेकिन अपनी जिंदगी के 9 महीने किस तरह उन्होंने गुजारे वो जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इस दौरान उनकी कई तस्वीरें निकलकर सामने आई। कभी उन्होंने अंतरिक्ष में सेंटा कैप में वो नजर आई, तो कभी हाथ में माइक लेकर एक रिपोर्टर की जानकारी देते हुए नजर आई, कभी जिम में पसीना बहाते हुए नजर आई, तो कभी स्पेसशिप और अंतरिक्ष के बारे में बताते हुए, यानी जिंदा दिली उन्होंने दिखाई। लेकिन इन तमाम तस्वीरों में सुनीता विलियम्स का मुस्कुराता हुआ चेहरा जरूर देखने को मिला। और अब वो वक्त आ गया है जब उनकी वापसी सुनिश्चित हो चुकी है। देखिए, जिस पल का, जिस घड़ी का इंतजार था, आखिरकार वो घड़ी अब आने ही वाली है। 9 महीने के बाद अंतरिक्ष से सुनीता विलियम्स की वापसी फाइनली होने जा रही है। अमेरिका का मिशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंच गया है। अब सुनीता समेत दूसरे अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी का सपना पूरा होता दिखा जा सकता है। सुनीता विलियम्स और उनके साथियों को अंतरिक्ष स्टेशन से वापस लाने के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को मिशन पर भेजा गया है, जो अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। लेकिन जो तस्वीरें वहां से आई हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो देखिए। Hi, I'm astronaut Sunny Williams. अब खत्म होने वाली है इंतजार की घड़ियां। 9 महीने के बाद आने वाली है अंतरिक्ष से गुड न्यूज। कुछ दिनों की प्रतीक्षा बाकी है, फिर होगी सुनीता विलियम्स की घर वापसी। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर पिछले 9 महीनों से फंसी भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी अब तय है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन ने शुक्रवार रात 7:03 पर अपना क्रू 10 मिशन लॉन्च किया। मिशन लॉन्चिंग के करीब 28 घंटे बाद स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचा। 16 मार्च को भारतीय समय अनुसार सुबह 9:40 पर डॉकिंग हुई और सुबह लगभग 11:05 पर हैच ओपन हुआ। इस मिशन के जरिए नासा की एक नई टीम ISS पर भेजी गई है, जिसमें नासा की एनी मैकलेन और निकोल आरियर्स शामिल हैं। जापान की जाक्सा अंतरिक्ष एजेंसी के ताकुया ओनिशी और रूस की रोसकॉस्मोस एजेंसी के किरिल पेस्कोव भी टीम का हिस्सा हैं। इस मिशन का मकसद भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर को पृथ्वी पर वापस लाना है। हालांकि क्रू 10 मिशन 12 मार्च को स्पेस एक्स के रॉकेट फाल्कन 9 से लॉन्च किया जाना था। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन के लिए रवाना होने वाले थे, लेकिन नासा ने तकनीकी खराबी के चलते स्पेस स्टेशन के लिए नए क्रू को लेकर जा रहे मिशन क्रू 10 को टाल दिया था। स्पेस स्टेशन का हैंडओवर देने के बाद सुनीता विलियम्स और अन्य 3 साथी 16 मार्च को स्पेस स्टेशन से रवाना होते, मगर रॉकेट के ग्राउंड सपोर्ट क्लैंप आर्म में हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी आई थी, जिसके चलते नासा ने मिशन टाल दिया था। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर पिछले 9 महीनों से अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। वो बोइंग के स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट से केवल 8 दिनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन गए थे, लेकिन स्टार लाइनर में आई तकनीकी खराबी के चलते वो लौट नहीं सके। वैसे स्पेस स्टेशन से अंतरिक्ष यात्री के रॉकेट में सवार होकर वापस आना एक प्रक्रिया के तहत होता है। इस प्रक्रिया के तहत पहले रॉकेट में लगे स्पेस शिप को स्पेस स्टेशन के किसी एयरलॉक से जोड़ा जाता है। एयरलॉक में डॉक होने के बाद अंदर का वातावरण बाहर नहीं जा पाता है। इसके बाद सारी सुरक्षा जांच करने के बाद स्पेस शिप के दरवाजे अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खोल दिए जाते हैं। अंतरिक्ष यात्री अपने स्पेस सूट पहनकर स्पेस शिप के अंदर जा सकते हैं। इसके बाद डॉक स्पेस शिप को स्पेस स्टेशन से अलग कर दिया जाता है और थ्रस्टर्स यानी छोटे जेट इंजन के जरिए उसको कंट्रोल किया जाता है और उसके निर्धारित ट्रेजेक्टरी यानी रास्ते पर लाया जाता है। हालांकि ये जितना आसान और सरल लगता है उतना है नहीं। जिस तरह स्पेस शिप में सवार होने के लिए एक लंबी प्रक्रिया है, उसी तरह स्पेस शिप के धरती में वापस आने के लिए भी लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है।
इसके लिए स्पेसशिप को सही ट्रेजेक्टरी पर लाते हुए धीरे धीरे धरती के वातावरण में लाया जाता है। वातावरण में एंट्री के दौरान उत्पन्न हुई गर्मी और आग से स्पेसशिप और यात्रियों को बचाने के लिए स्पेसशिप के आगे हाई क्वालिटी के हीट शील्ड्स लगे रहते हैं, जो कि अग्निशामक होते हैं और वो अंदर के उपकरणों और यात्रियों को भीषण गर्मी से बचाते हुए ठंडा रखते हैं। जब स्पेसशिप सही ऊंचाई और गति पर पहुंच जाता है, तब स्पेसशिप में लगे पैराशूट को खोल दिया जाता है। ये पैराशूट स्पेसशिप को सॉफ्ट लैंडिंग में सहायता करते हैं। ज्यादातर यात्रियों को वापस लाए जाने वाले स्पेसशिप पानी में उतारे जाते हैं। इसके बाद उनके पास रिकवरी टीम आती है। रिकवरी टीम उनको मेडिकल सेंटर में लेकर जाती है, जहां उनकी स्वास्थ्य की जांच की जाती है और उनको आइसोलेटेड क्लीन रूम में रखा जाता है। इसके कुछ हफ्ते बाद तक उनको वापस धरती के गुरुत्वाकर्षण का आदी बनाया जाता है और फिर रिलीज कर दिया जाता है। जाहिर है, मिशन देखने में जितना आसान लग रहा है, उतनी ही मुश्किल इसकी प्रक्रिया है। अंतरिक्ष यात्रियों के सामने चुनौती कम नहीं है। फिलहाल उम्मीद है कि 9 महीने का लंबा इंतजार अब खत्म होगा। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर नासा के क्रू मिशन के तहत जल्द ही एक बार फिर अपने घर वापस लौट सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अंतरिक्ष में 8 दिन का सफर था, लेकिन सुनीता विलियम्स और विल्मोर ने स्पेस में 9 महीने का लंबा वक्त गुजारा। देखिए, विपरीत हालात में के बावजूद सुनीता ने हार नहीं मानी और अंतरिक्ष में अनूठा कीर्तिमान स्थापित किया। और चलिए अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की खास दोस्ती की, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन के साथ करीब 3 घंटे का एक लंबा पॉडकास्ट किया। इस पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कई अहम मुद्दों पर भी बातचीत की, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर उनका अपना ही विचार है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनका रिश्ता अलग ही है। उनमें जो जज्बा है वो कम लोगों में दिखाई देता है। शायद इसीलिए उनके साथ विश्वास का अनोखा रिश्ता बना है। उनके लिए अमेरिका फर्स्ट है तो मेरे लिए भारत फर्स्ट है। आपको बता दें कि कई मौकों पर राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में वो तालमेल देखने के लिए मिलता है, जो शायद ही 2 देशों के टॉप लीडरशिप में देखने के लिए मिलता है। हमारा ह्यूस्टन में कार्यक्रम था हाउडी मोदी, और मैं और राष्ट्रपति ट्रंप दोनों, और पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। इतने लोगों का होना अमेरिका के जीवन के अंदर बहुत बड़ी घटना है। खेलकूद के मैदान में होते, पॉलिटिकल रैली में इतने बड़े लोग होना बहुत बड़ी बात है। तो इंडियन डायस्पोरा के लोग इकट्ठा आए थे, तो हम लोग दोनों स्पीच किए। वो नीचे बैठ करके मुझे सुन रहे थे। अब ये उनका बड़प्पन है जी। अमेरिका के राष्ट्रपति स्टेडियम में नीचे बैठ करके सुन रहे हो और मैं मंच पर से भाषण कर रहा हूं, ये उनका बड़प्पन है। मैं भाषण करके नीचे गया, और हम तो जानते हैं कि अमेरिका की सिक्योरिटी की कितनी बड़ी वो रहता है, कितने प्रकार की स्क्रूटिनी होती है। मैं जाकर के वो रहे इसके लिए धन्यवाद करने गया। फिर मैंने उनको ऐसे ही कहा, अगर मैंने कहा आपको इतराज ना हो तो आइए हम जरा एक पूरे स्टेडियम का चक्कर काट के आते हैं। इतने लोग हैं तो हाथ ऊपर करके नमस्ते करके आ जाते हैं। अब ये अमेरिका के लाइफ में ये इम्पॉसिबल है कि हजारों की भीड़ में अमेरिकन राष्ट्रपति चल पड़े, एक पल का भी विलंब किए बिना तो मेरे साथ चल पड़े भीड़ में। अमेरिका की जो सुरक्षा तंत्र था पूरा एकदम से वो हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था। मेरे लिए टच कर गया कि इस व्यक्ति में हिम्मत है, ये डिसीजन खुद लेते हैं। और दूसरा, मोदी पर उनको भरोसा है कि मोदी ले जा रहा है तो चलिए चलते हैं। तो ये आपसी विश्वास का भाव, ये इतना हमारा मजबूती मैंने उसी दिन देखा। और मैंने राष्ट्रपति ट्रंप को उस दिन जिस रूप में महसूस किया कि सिक्योरिटी वालों को पूछे बिना मेरे साथ चल देना हजारों लोगों के बीच में, अब उसका वीडियो देखोगे तो आपको आश्चर्य होगा। और जब उन पर गोली चली अब इस चुनाव कैंपेन में, तो मुझे राष्ट्रपति ट्रंप एक ही नजर आए। उस स्टेडियम में मेरा हाथ पकड़ करके चलने वाले ट्रंप, और गोली लगने के बाद भी अमेरिका के लिए जीना, अमेरिका के लिए ही जिंदगी, ये जो उनका रिफ्लेक्शन था, क्योंकि मैं नेशन फर्स्ट वाला हूं, वे अमेरिका फर्स्ट वाले हैं, मैं भारत फर्स्ट वाला हूं।
तो हमारी जोड़ी बराबर जम जाती है। बात कुछ और खबरों की हो जाए। देखिए, यमुना को स्वच्छ बनाना है, ये मुहिम अब शुरू हो चुकी है। दिल्ली सरकार भी एक्शन मोड में है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल जिम्मेदार मंत्री ने दिल्ली में घूम घूमकर बड़े नालों का निरीक्षण किया और नालों की साफ सफाई का जिम्मा सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग को सौंप दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना को लेकर अपनी संजीदगी तो दिखाई ही और एक विकसित और साफ सुथरी दिल्ली बनाने को लेकर प्रतिबद्धता भी जताई। दिल्ली के लिए यमुना नदी जीवन रेखा की तरह है। यमुना की धारा न सिर्फ दिल्ली की प्यास बुझाती है, बल्कि राजधानी की तरक्की में भी सहायक है। आज यही यमुना नदी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली यमुना नदी प्रदूषण का शिकार है। लेकिन दिल्ली में जब से नई सरकार आई है, यमुना की सफाई को लेकर एक्शन में है। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर परवेश वर्मा सुबह सुबह यमुना में गिरने वाले नाले की हालात का जायजा लेने पहुंचे तो हर जगह उन्हें गंदगी का अंबार दिखा, जिसको लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि जब तक यमुना में गिरने वाले बड़े नाले साफ नहीं होंगे, यमुना कैसे साफ होगी। साथ ही दिल्ली सरकार ने दिल्ली वालों को बारिश के दिनों में होने वाली दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए अभी से ही सभी विभागों को काम में लगने का आदेश भी दिया है। सीएम रेखा का कहना है कि वक्त से पहले समस्या का समाधान करना है और आज से हमने दिल्ली की जनता की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए काम शुरू कर दिया है। बारिश में दिल्ली में पानी ना भरे, ये सारा का सारा ड्रेन्स जो है बारिशों से पहले खाली होनी चाहिए और उसके बाद जो हमारी उसके पीछे की रोड्स हैं उसके लगते हुए नाले भी साफ हो। तो ये एक बहुत बड़ा मिशन है। सेम डे कुछ नहीं होता कि आग जब लगी है और तभी आपको तैयारी करनी है। आज से ही बारिश के सीजन की शुरुआत, उसकी में काम क्या क्या करने हैं, आज से ही समर एक्शन प्लान, आज से ही हमें सर्दियों में पॉल्यूशन ना हो, ये सारे काम शुरू हो चुके हैं। सरकार जो अपने बिल्कुल वॉर फुटिंग पे काम कर रही है। दिल्ली में प्रदूषण और यमुना की सफाई चुनावों में बड़ा मुद्दा था, इसलिए दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार पहले ही दिन से एक्शन में है। शपथ ग्रहण के बाद सीएम रेखा गुप्ता यमुना आरती में पूरे मंत्रिमंडल के साथ शामिल हुई थी और अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। अब उनका मानना है कि जब तक बड़े नाले साफ नहीं होंगे तब तक जल जमाव की समस्या हल नहीं होगी और यमुना की सफाई में भी दिक्कत होगी। इसलिए सुनहरी पुल, बारापुल्ला और कुशक नाले का उन्होंने निरीक्षण किया। ये जो नाला है उसको सही तरीके से क्लीन किया जाए, क्योंकि नालों का पानी डायरेक्ट यमुना में जाता है। यमुना भी पूरी तरीके से क्लीन रहे, इसका पूरा ध्यान जो है वो रखा जा रहा है। और इसके साथ साथ दिल्ली के जो उपराज्यपाल है वो बारापुरा ड्रेन के साथ साथ जो कुशक ड्रेन है उसका भी जायजा जो है वो आज ले रहे हैं। दिल्ली के कई अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर आज खुद दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मानसून की तैयारियों में इस वक्त जो है वो पूरी तरीके से दिल्ली सरकार जो है वो जुड़ गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी कहा कि वो और सीएम रेखा गुप्ता आपसी तालमेल के साथ काम कर रहे हैं ताकि दिल्ली वालों को साफ सुथरी और विकसित दिल्ली मिल सके। एक मिशन पे काम किया जा रहा है कि हम कैसे दिल्ली वासियों को बेस्ट सर्विसेज हर क्षेत्र में पहुंचा सकते हैं। इसके लिए सरकार पूरी काम कर रही है। सरकारी कोशिशों के बाद भी यमुना की सफाई संभव नहीं है, क्योंकि बिना जनता की भागीदारी के इस लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता है। एक्सपर्ट की माने तो दिल्ली वासियों को भी तन मन धन से यमुना की सफाई में लगना होगा और अपनी आदत बदलनी होगी। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के दौरे पर मिजोरम पहुंचे थे और उनका कार्यक्रम था असम राइफल्स के प्रांगण में। तभी एक 7 साल की बच्ची ने अपना परफॉर्मेंस दिया। उसने AR रहमान का वंदे मातरम गाना गाया, जिसे सुनकर गृह मंत्री अमित शाह मंत्रमुग्ध हो गए। बच्ची एस्तर लाल द्वामी हनामते की मासूम आवाज में देशभक्ति का ऐसा जज्बा सुनाई दिया था कि खुद अमित शाह भी भावुक हो गए। अमित शाह ने न सिर्फ उसकी तारीफ की बल्कि उसे एक गिटार गिफ्ट कर भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। शाह ने उसका वीडियो भी शेयर किया है और साथ ही लिखा है कि अब एस्तर की आवाज पूरे देश का दिल जीती।
राजकुमार, चाहे तेरे जैसा कोई नहीं, मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है, बस तेरा प्यार ही, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम।